प्रीति रघुनंदन, कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग से सिर्फ मास्क से ही लड़ा जा सकता है। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि ये मास्क आप जरूर पहने, क्योंकि ये मास्क अगर आप पहनेंगे तभी इस लड़ाई से आप जीत पाएंगे। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनिए। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे यही गुजारिश करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना के कहर को रोकने के लिए दिल्ली सरकार लगातार उपाय कर रही है। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार भी हर तरह से मदद मुहैया करवा रही है और इसी बीच दिल्ली सरकार की घोषणा के बाद दिल्ली में रामलीला मैदान पर काम शुरू हो गया है, जिसकी ये तस्वीरें हैं। दरअसल दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार ने 500 आईसीयू बेड बनाने का न सिर्फ फैसला किया है, बल्कि उसे जमीन पर उतारने का सिलसिला तेज हो गया है। इस अस्पताल के जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज की जा सके। दिल्ली में बेड्स की दिक्कत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कल ये बात सामने रखी कि 10 मई तक दिल्ली में 1200 नए आईसीयू बेड्स लगाए जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के रामलीला मैदान में और तस्वीरें यहाँ की देखिए। ये रामलीला मैदान बन रहा है, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, जहाँ पर फिलहाल आप तैयारियां देख रहे हैं कि पिलर लग चुके हैं, शेड डाली जा रही है, छत डाली जा रही है। तमाम जो कामगार मजदूर यहाँ पर है वो काम पर लगे हुए हैं। जल्द से जल्द इस कोविड केयर सेंटर को बनाने की कोशिश की जा रही है। इस कोविड केयर सेंटर में 500 आईसीयू बेड होंगे, यानी कि मॉडरेट जो लोग बीमार होते हैं, जो मॉडरेट सिम्टम वाले लोग हैं, उनकी भर्ती यहाँ पर हो सकेगी। और इस कोविड केयर सेंटर को लोकनायक अस्पताल के साथ जोड़ा जाएगा, यानी कि अगर यहाँ का कोई मरीज गंभीर स्थिति में है तो उसको लोकनायक अस्पताल में ले जाया जा सकेगा। इसी तरीके से जीटीबी अस्पताल के पास रामलीला ग्राउंड है, जहाँ पर 500 बेड की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा छतरपुर का जो कोविड केयर सेंटर है, वहां पर 200 एडिशनल आईसीयू बेड्स को भी लगाया जाएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार का दावा है कि 10 मई तक दिल्ली वालों के लिए 1200 बेड्स, आईसीयू बेड्स और मौजूद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सूद के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और जिस वक्त सारा मुल्क कोरोना की मार से छटपटा रहा है, कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आकर तड़प रहा है और चारों तरफ हाहाकार मचा है, ऐन उसी वक्त बेंगलुरु की हुडुगुडू के 40 सदस्यों वाली टीम ने जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये स्वयंसेवी संस्था लॉकडाउन की इस घड़ी में एक किचन की शुरुआत कर चुकी है और उन जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रही है जो या तो क्वारंटीन थे या फिर कंटेनमेंट जोन में फंसे हुए थे। और इस टीम में आईटी कंपनी के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा कई फैशन डिजाइनर और कारोबारियों के साथ साथ छात्र छात्राएं हैं। बताया जा रहा है कि इस टीम ने अभी तक 500 से 600 परिवारों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रखी है। और देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार जुटी हुई है। रिलायंस के जामनगर प्लांट में लगातार ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चल रहा है और वहां से देश के तमाम हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में जामनगर प्लांट में 16 टन ऑक्सीजन की खेप सूरत पहुंची। पिछले 3 दिनों से सूरत की कुछ निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, जिसे देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई निजी अस्पतालों को टैंकर के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी है। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। दुनिया भर में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर इस महामारी से न सिर्फ लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी जाबाजी से उसे काफी हद तक मात भी दे रहे हैं। ऐसे ही एक कोरोना योद्धा है जम्मू के सोमनाथ डब गोत्रा, जो हर वक्त अपनी एम्बुलेंस लेकर लोगों की मदद करने को तैयार रहते हैं। वो सिर्फ अपनी एम्बुलेंस से मरीजों को अस्पताल ही नहीं पहुंचाते, उनके लिए ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल अपने जो इंतजाम है वो एम्बुलेंस में रखते हैं। जम्मू के नानक नगर इलाके में मजदूरों का काम करने वाला अमरजीत के लिए सोमनाथ किसी देवदूत की तरह सामने आए। सोमनाथ ने बताया कि पिछले साल भी कोरोना के इस काल के दौरान उन्होंने लंगर लगाकर लोगों की सेवा की थी और इस बार वो अपने डब गोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से लोगों को ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस मुहैया करवाने में लगे हैं। इस वक्त जो ज़रूरत की नज़ाकत को समझते हुए हमने तमाम जो गतिविधियां हैं वो भी जारी रखी हैं, लेकिन एम्बुलेंस सेवा भी जारी रखी है। और ख़ास का जो सिस्टम आते हैं थोड़े से कि हो सकता है इसको कोरोना पॉजिटिव हो, तो हम कभी पीछे नहीं हटते।
ऐसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आज का जो एपिसोड था कि डबगोतरा चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। मैंने अपना डायरेक्ट नंबर दिए हुए हैं, किसी असिस्टेंट का या सेक्रेटरी का नंबर नहीं दिया है। और रात को 2 बजे 3 बजे जब भी किसी को ज़रूरत पड़े, ऑक्सीजन की पड़े, एम्बुलेंस की पड़े या और कहीं हम उनके काम आ जाए, हम पूरी ज़रूरत उनकी पूरी करते हैं। और कोरोना महामारी की चपेट में आने से बचने के लिए शासन और प्रशासन अपने अपने तरीके से कायदा और कानून बना रहे हैं। कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने का अनोखा तरीका गुना जिले में नजर आया है। यहाँ 2 समाज सेवी और प्रशासन के कर्मचारी रावण और कोरोना वायरस की शक्ल सूरत धारण करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इन लोगों के इस प्रयास का लोग मजा भी ले रहे हैं और इनकी इस कोशिश की सराहना भी हो रही है। कोरोना की इस महामारी के दौर में एक तरफ जिंदगी और मौत के बीच रस्साकशी हो रही है, तो उसी दौर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मुश्किल घड़ी में बेगानों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। छत्तीसगढ़ के कोडा गांव के फरस गांव इलाके में एक नौजवानों की टीम लॉकडाउन के दौरान अलग अलग जगहों पर फंसे हुए लोगों के लिए उम्मीद बनी हुई है। दरअसल नौजवानों की ये टीम बेसहारा और कंटेनमेंट जोन में फंसे हुए लोगों को मदद पहुंचा रही है और साथ ही कोरोना की ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का भी सहयोग कर रही है। कंटेनमेंट जोन में जिनके पास खाने का सामान नहीं है उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों के घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं और साथ ही लोगों को जागरूक करके दूसरों को भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन है जिनमें कुछ ज़रूरतमंद गरीब लोगों के पास राशन की आवश्यकता थी। हमारी संस्था ने उन लोगों को राशन की व्यवस्था उनके पास जाकर के और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी व्यवस्था को पूरा किया है। स्थिति में कोरोना महामारी को देखते हुए हमारी उम्मीद सामाजिक संस्था ने ज़रूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसमें हम प्रशासन को भी एक सहयोग देना चाहते हैं और आम लोगों को भी अपील करेंगे कि ज़रूरतमंद परिवारों तक राशन वितरित या किसी प्रकार की ज़रूरत सामग्री को पहुंचाएं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। लगभग हर जगह से अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी हौसला तोड़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कुछ ऐसे किस्से और लोग सामने आ जाते हैं जो टूटते हुए हौसलों को जूझने की मिसाल बना देते हैं। ऐसे ही किस्सा राजस्थान के जोधपुर से सामने आया, जहां 3 समाज सेवियों ने संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। जोधपुर में कोरोना संक्रमण विकराल रूप ले चुका है और इस बीच मौका परस्त एम्बुलेंस चालक कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और शवों को शमशान घाट तक ले जाने के लिए मुंह मांगी रकम वसूलने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में मंडोर इलाके के आदित्य सिंह ने गरीब और मजबूर लोगों के इस दर्द को समझा और अपनी 2 कारों को मानवता की सेवा के लिए लगा दिया। आदित्य ने अपनी 2 कारों को कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उसे एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया और इसी तरह जोधपुर की समाज सेविका शारदा चौधरी ने संकट की इस घड़ी में मानवता की सेवा का बीड़ा उठाया और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में 200 बेड लगाकर क्वारंटीन सेंटर तैयार किया, जहां मरीजों को 24 घंटे चाय, खाने और नाश्ते की व्यवस्था अपने स्तर पर शुरू की। शहर के समाजसेवी निर्मल गहलोत ने अपने स्तर पर जोधपुर में पहला ब्रीथ बैंक बना दिया। उन्होंने अपने स्तर पर 10 मशीनें मंगवाई और फिर जरूरत बढ़ने पर 25 और मशीनें मंगवाकर जरूरतमंदों की सेवा में जुट गए। हम यही चाहते हैं सेकंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। कोशिश यही करेंगे, कलेक्टर साहब, निगम आयुक्त, जेडीए आयुक्त सभी ये चाहते हैं भाई इनको पूरी फैसिलिटी मिले। शारदा जी उनकी टीम ने ये बीड़ा उठाया है तो बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल के भरोसे कितने दिन चलेंगे, नहीं तो कम से कम ऐसा होगा कि इनको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी, गवर्नमेंट को भी और पेशेंट को भी आराम हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत महसूस की जा रही है। ऐसे में टूटती सांसों की हिफाजत के लिए गुरुग्राम की एक निजी कंपनी ने आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाया है और गुरुग्राम के मनेसर में मौजूद स्टार स्पेशल एयर गैस कंपनी ने मरीजों और जरूरतमंदों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर और रिफिल सिलेंडर मुहैया करवाने की बात कही है। ये कंपनी बीते 1 हफ्ते के दौरान हजारों लीटर
ऑक्सीजन जिला प्रशासन के साथ मिलकर मरीजों को मुहैया करवा चुकी है। हर रोज दिल्ली और एनसीआर में हजारों मरीजों के परिजन मनेसर के इस प्लांट पर पहुंचकर अपनी जरूरत की ऑक्सीजन ले जा रहे हैं। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टार एयर गैस कंपनी ने अब उन्हीं मरीजों को ऑक्सीजन देने का फैसला किया है जिनके पास कागज है, ताकि जमाखोरों पर लगाम लगाई जा सके और जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिल पाए। कोरोना महामारी के हाहाकार के बीच कुछ लोग इस अनदेखे दुश्मन को हराने के बेमिसाल और बेहिसाब काम कर रहे हैं और उनका काम, उनका जज्बा उनके नाम के साथ चारों तरफ फिजा में गूंज रहा है। ऐसा ही एक नाम है झांसी के जिला अधिकारी का, नाम है आंद्रा वामसी। और इन दिनों झांसी और उनके आसपास आंद्रा वामसी के नाम का बोलबाला है, क्योंकि दुनिया भर को अपने चंगुल में ले चुकी बीमारी को हराने के लिए आंद्रा वामसी ने दिन रात एक किया हुआ है। इस बात की परवाह किए बगैर कि घर में खुद उनकी 2 मासूम बेटियां और पत्नी कोरोना पॉजिटिव हैं, कैंप कार्यालय में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की कोरोना से बेवक्त मौत के बाद से आंद्रा वामसी ने पूरे इलाके में लोगों को बचाने का जैसे बीड़ा सा उठा लिया है। झांसी जिलाधिकारी ने कोरोना के महा अटैक से जिले को बचाने के लिए कोरोना सेंटर में मरीजों की देखभाल की व्यवस्था, मरीजों को अस्पताल में दाखिल कराने का इंतजाम और डॉक्टरों की दुश्वारियों को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। डीएम ने मेडिकल कॉलेज झांसी में कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों से मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी न करने की अपील भी की है और हालात को सामान्य बनाने के लिए खुद ही वहां कैंप किया है। जानकारी ये कि जिला अस्पताल से गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 15 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था के साथ तमाम अन्य संसाधन भी उन्होंने जुटाए हैं। जिला अस्पताल के सारे स्टाफ को हम मेडिकल कॉलेज के अधीन बनाएंगे और मेडिकल कॉलेज को अटैच भी कर लेंगे, ताकि जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज दोनों संयुक्त रूप से काम करेंगे और यहाँ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट कर देंगे। और ये निर्णय कल ही हुआ था कि यहाँ की जो एग्जिस्टिंग जो HNFO है, एग्जिस्टिंग जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स है, 50 बेड तो हम रखेंगे और बाकी सारे बेड्स हम मेडिकल कॉलेज की वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 9 पे शिफ्ट करके संचालन करेंगे। ऑलरेडी जिला अस्पताल के माध्यम से वार्ड नंबर 10 मेडिकल कॉलेज पे 44 बेड संचालन हो रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन के सबसे बड़े अभियान की प्रक्रिया बड़े बदलाव के साथ शुरू हो चुकी है। अब वैक्सीन लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कुछ ही मिनट पहले ठीक 4 बजे शुरू होने को है, यानी कि 4 बज चुके हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब 1 मई से 18 साल के ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। वैक्सीनेशन सेंटर पर ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए खास तौर पर तैयारियां की गई हैं और इस अभियान को लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, जिसमें से हर सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। पहला सवाल ये कि वैक्सीनेशन कौन कौन करवा सकते हैं और इसके लिए कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कहां होगा, तो जवाब है कि 18 साल से 44 साल तक की उम्र के लोग वैक्सीन ले सकते हैं। इसके लिए शाम 4 बजे यानी कि 4 बज चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। तो कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही 18 साल से ऊपर से लेकर 44 साल की उम्र के लोगों को इस तीसरे चरण में वैक्सीनेशन का जो ट्रायल है वो शुरू होगा। ये वैक्सीनेशन का अभियान सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा ये वैक्सीनेशन अभियान है जो भारत करने जा रहा है। और भारत की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के 2 चरणों में हमें कामयाबी मिली है, इस चरण में भी बहुत अच्छे रिजल्ट सामने होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज से सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। मनोज, जरा बताइए, 4 बज गए हैं और 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और साथ ही साथ अभी मैं तस्वीरों में देख रही हूँ आशीष भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रियंका कांडपाल दिल्ली से और अमित भी जुड़ गए हैं कोलकाता से। तो मनोज, आप बताइए, रजिस्ट्रेशन के बाद पहली जानकारी क्या आई आपके पास? अभी मैं इस वक्त मेरे साथ हर्षित हैं और जो देखिए बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और फिर बाकायदा अपना पोर्टल खोल के बैठे हुए हैं। तो इनसे इनके अनुभव मैं साझा करूंगा क्योंकि इनका इंतज़ार बड़ा लंबा था। तो आप ये खोलना शुरू कर रहे हैं, उसके पहले ज़रा ये बता दीजिए कितना इंतज़ार था? हमें बहुत इंतज़ार था इस चीज़ का, क्योंकि इससे हमें और हमारे परिवार के संक्रमित होने का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाएगा। और हम देख रहे हैं हमारे आसपास के जो लोग हैं, सुनने में आ रहा है कि बहुत लोग ख़त्म हो गए, बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ से, तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा। अच्छा, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं तो आपको किसी तरह की तकलीफ आ रही है? नहीं जी, बस मैं अभी OTP का इंतज़ार कर रहा हूँ।
जैसे ही OTP आएगा फिर मेरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो 18 से 44 साल के प्रीति जो करीब है 3.25 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनको इसमें वैक्सीनेशन होना है। सबसे बड़ी जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसको 45 लाख डोज का ऑर्डर दे चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार। और सरकार के जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि उनको 30 लाख जो वैक्सीन के डोज हैं वो केंद्र से मिलने वाले हैं। इस तरह करीब 75 लाख डोज तो मध्य प्रदेश के पास अभी एश्योर्ड डोज है। और अभी आपका खुला क्या? अभी 3 मिनट का टाइम बताया है कि उसके अंदर OTP आपको प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए इनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इन्होंने पोर्टल क्या है जरा थोड़ा डिटेल से बताएंगे, क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं। आपकी उम्र के कई बच्चे इस वक्त वैक्सीन के इंतजार में बैठे थे और अपने आप का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करना चाह रहे हैं। ये कोविन का जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप खुद जाके खुद अपना नंबर टाइप करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको OTP प्राप्त होगा। इससे आप एक नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपके पास ID कोई भी आइडेंटिफिकेशन का एक प्रूफ हो, एक प्रूफ लगा के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उस हिसाब से आपके नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल होगा उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं और आपको डेट मिल जाएगी। तो ये अभी आपको OTP प्रीति इनके OTP का इंतज़ार है इनको फिलहाल। जब तक आप और लोगों से बात करेंगे तो आगे हम आपको और बताएंगे। चलिए ठीक है, OTP का इंतजार कीजिए मनोज। वो जैसे ही आगे का प्रोसेस होता है हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। और हमारे बाकी सहयोगी भी बने हुए हैं। इधर वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों को कठिन लग सकता है, लेकिन सच तो यही है कि ये बहुत कठिन नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप पर कैसे रजिस्ट्रेशन करें और ये कितना आसान है, अब हम आपको ये भी बता देते हैं। जब आप आरोग्य सेतु ऐप पर जाएंगे तो कोविन का डैशबोर्ड दिखेगा। वहां क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन रजिस्टर पर टैप करना होगा और इसके बाद आपको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डालना होगा। आपके पास उस नंबर पर OTP आएगा जिसे एंटर करने से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें आपको आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे फोटो ID कार्ड में से किसी एक को चुनना होगा। आपको अपना नाम, जन्मतिथि, जेंडर जैसी कुछ जानकारियां देनी होंगी। और इसके बाद आपको एक पेज दिखेगा जिस पर आप अधिकतम 4 और लाभार्थियों को उसी मोबाइल नंबर से जोड़ सकते हैं। फिर आप जैसे ही अपना पिन कोड डालेंगे आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट खुल जाएगी और उसमें से आप अपने पसंदीदा सेंटर को चुन लें। आपको वैक्सीनेशन की तारीख और वक्त की जानकारी भी मिल जाएगी। अमित कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, पश्चिम बंगाल अब एक ऐसा स्टेट होता जा रहा है जहां पर पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़बरदस्त है, मतलब 45 से 55 से ऊपर ही पहुंच गया है पॉजिटिविटी रेट। ऐसे में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें लोगों की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए क्या लोगों की तरफ से जेस्चर्स दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, मैं तो प्रीति आपको सीधे तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हजारों की तादाद में यहाँ पर कोरोना के मामले पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, उसके बाद जैसे ही आज यहाँ पर लोगों को जानकारी मिली कि आज से वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वैक्सीनेशन को लेकर 18 से 45 साल से कम उम्र के लोगों को, तो यहाँ पर मैं एक तस्वीर यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और इसमें कोई आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो कोई ऐसा शख्स है कि जो सिस्टम पर बैठ के वो रजिस्टर कर रहे हैं। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रतीक है यहाँ पे। प्रतीक, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? हाँ जी, अभी मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट से जो पोर्टल ओपन हो रहा है 18 साल से ऊपर वालों के लिए, उसमें वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे कोविन की वेबसाइट पे सेल्फ रजिस्टर कर रहा हूँ। तो फिलहाल नंबर आपने अपना डाल दिया है, इसके बाद गेट OTP है? हाँ जी, बस अभी OTP आएगा। तो और यहाँ पर एक और शख्स है, क्या नाम हुआ आपका सर? अजय पांडे। अजय, आप आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? आरोग्य सेतु से ही कर रहे हैं। पंकज, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए यहाँ आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है सर? इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, OTP आ रहा है, उसको कंफर्म करके, और क्या नाम है, पैन कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, जिससे हम लोग का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद 1 तारीख से शायद जो टाइम मिलेगा उस टाइम में जाकर वैक्सीनेशन करवाना है। यही बड़ा खुशी का बात है कि भारत सरकार के पहलों में जितना जल्दी हम लोगों को मौका मिल रहा है वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बढ़ रहा है
कोविड जो है, अगर हम लोग वैक्सीनेशन लगा लेते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस अपने आप को सुरक्षित। और भी लोग हैं प्रीति हमारे साथ जो लगातार यहाँ पर जो है आप भी आरोग्य सेतु ऐप से ही जो है कोविन से कर रहा हूँ। आप अच्छा कोविन से कर रहे हैं अपने मोबाइल से? जी मैं कोविन से कर रहा तो हूँ। कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है? मैं अभी ये OTP मैंने डाल दिया है, शायद कोई कंजेशन बहुत ज़्यादा होगा, वापस से आएगा पर आ जाएगा और फिर मैं इसे रजिस्टर कर लूँगा इसे। फिर तो 4 बजे का इंतजार कर रहे थे आप लोग? जी हम सब 4 बजे का इंतजार कर रहे थे। कल तक ही हमारे पास न्यूज़ आ गई थी कि ये 4 बजे से आज होगा, तो हम 4 बजे से शुरू हो गए थे इसमें अपने आप को अपलोड करने के लिए। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर है प्रीति। देखिए क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आशीष चौरान हुआ। तो अभी अच्छा कोविन ऐप से आप कर रहे हैं? हाँ जी। कोविन ऐप से अपने चूंकि सिस्टम की कमी है तो और एक शख्स है, क्या नाम हुआ सर? कुछ लोगों को रहने भी दीजिए, उनके पास दोबारा जुड़ जाएंगे। अभी आपने 2-3 लोगों से बात करवा दी और बाकी लोगों से भी हम जरूर जुड़ेंगे। हमारे साथ 2 और सहयोगी हैं, प्रियंका भी जुड़ी हुई है। प्रियंका, जब 18 से 44 साल के बीच की उम्र के वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुए थे तो कई तरह के मीम भी चल रहे थे, मजाक भी बन रहे थे, तो अब बारी आ गई है कि हम आप लोग भी अब वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, और मैं तो 4 बजे से ये देखिए मेरे फ़ोन पे तो आरोग्य सेतु ऐप खुली हुई है और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं खुद को भी रजिस्टर कर लूँ। फिलहाल तो लगातार जो सर्वर है वो शायद बिजी जा रहा है क्योंकि मेरे भी तमाम जानने वाले जो लोग 18 से 44 साल की उम्र के बीच के हैं वो मान कर बैठे थे कि 4 बजे से ही सब ट्राई करना शुरू कर देंगे, तो शायद यही कारण है कि सर्वर लगातार बिजी जा रहा है। लेकिन बाकियों की छोड़िए, मैं खुद भी लाइन पे लगी हूँ और कोशिश यही है कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि पहले मई को ही हम भी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसे करवा सकें। तो आशीष का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, मुंबई में बताइए इसको लेकर क्या लोगों में जोश दिख रहा है? जी महाराष्ट्र में तो जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं उसके मद्देनजर जो है कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सबसे अहम है। मैं इस वक्त एक परिवार के साथ हूं और सबसे अहम बात यह है कि जब से मुंबई में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया है तब से ये परिवार बाहर नहीं निकला हुआ है। और यहाँ पर देखिए IT सेक्टर में खुद काम करने वाले राकेश शर्मा हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं फिलहाल, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान आप वैक्सीनेशन के लिए आपके परिवार के कितने सदस्य हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन के लिए आप ये ट्राई कर रहे हैं? फिलहाल हम लोग 2 जन हैं यहाँ पे, मैं और मेरी वाइफ। तो हम उनके लिए हम ट्राई कर रहे हैं वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का। वैक्सीनेशन के लिए पहले ट्राई किया था? नहीं, पहले नहीं ट्राई किया था अभी। फिलहाल जो है किस तरह से मतलब प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है? किसके ऊपर आप अपना वैक्सीनेशन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? आरोग्य सेतु पे करवा रहे हैं या फिर? दोनों में ट्राई कर रहे हैं अभी, आरोग्य सेतु में भी ट्राई कर रहे हैं और कोविन ऐप से भी ट्राई कर रहे हैं, बट थोड़ा स्लो चल रहा है, हो जाएगा, वेट कर रहे हैं, हो जाना चाहिए। ये 4 बजे का वक्त है, जिस वक्त सबसे अहम बात यह कि वैक्सीनेशन के लिए जो है वो कहा जाए कि जो है वो सेंटर्स खोले गए थे, वेबसाइट पे जो है पोर्टल्स को ओपन किया गया था, वैसे ही लोग एक जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। सबसे अहम है कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन होगा, तो ऐसे में वो सभी लोग एक साथ जो है वो वेबसाइट पे टूट पड़े हुए हैं और वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा इसी वजह से थोड़ा सा जो है सिस्टम स्लो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको OTP का इंतजार है। OTP आया क्या है राकेश जी? तो बड़े पैमाने पर ये होने वाला है वैक्सीनेशन और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन होगा ये पूरा अभियान। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और जो लोग आरोग्य सेतु ऐप के बजाय कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उन्हें भी ऐसा करने में ज्यादा झंझट नहीं है। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए www.cowin.gov.in पर जाएं, वहां मोबाइल नंबर को OTP के जरिए वेरीफाई करें और इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन का पेज ओपन होगा जहां आपको अपने बारे में नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियां भरनी होंगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप 3 और लोगों को अपने ही मोबाइल नंबर से जोड़ सकते हैं। बाकी प्रक्रिया भी आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही है। और नए अभियान के लिए देश के तमाम राज्य 2 प्रमुख निर्माताओं से वैक्सीनेशन खरीदेंगे। ये 2 कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को 400 रुपये प्रति खुराक की दर से राज्य सरकार को देगा, जबकि यही वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये में मिलेगी। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 600 रुपये की दर से राज्य सरकारों को और 1200 रुपये में प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का ऐलान किया। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, एक प्राइस को लेकर भी बहुत हाहाकार मचा हुआ है केंद्र और सेंटर के बीच, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये क्या बहुत स्मूथ होने वाला है? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बार वैक्सीनेशन का हिस्सा होगा।
बिल्कुल 18 से 44 साल के तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन ये वैक्सीनेशन का ऑप्शन खुले वो अपने आप को रजिस्टर करा के वैक्सीन लगवाएंगे। हालांकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि क्योंकि लॉकडाउन रहेगा 3 तारीख तक, तो किस तरीके से इसको मैनेज करने की अभी प्लानिंग रहेगी। क्या लोग जो है वो अपने घर से सिर्फ एक मैसेज जो है वैक्सीनेशन का वो दिखाकर जा पाएंगे। पर जैसे कि आपने बताया ये सबसे बड़ा तबका रहेगा 18 से 44 साल का, तो मैनेज करने के लिए जाहिर तौर पर राज्य सरकारों को मेहनत ज्यादा लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार 4 बजे से लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लगे हुए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि लंबी लाइनें लगेंगी इस फेज 3 में। जब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही है तो कहीं ना कहीं तैयारियां इस बार पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबी भीड़ जो ज्यादा भीड़ है इस बार अस्पतालों में देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, और इधर महामारी के बढ़ते कहर को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने मुफ्त में वैक्सीन देने का फैसला किया है। अभी तक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र ने फ्री में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। कुछ राज्यों ने सिर्फ 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने की घोषणा की है, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तो हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, आपके साथ तो लगातार लोग जुड़ रहे हैं इस वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन बीते दिनों हमने ये भी देखा कि कुछ भ्रम की भी स्थिति थी। क्या ऐसे लोग भी आपसे लगातार टकरा रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि वैक्सीनेशन अभियान तो शुरू हुआ है लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें मिले फिर वो आगे इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे? जहाँ तक लोगों को जब दूसरी लहर आई प्रीति, और दूसरी लहर में जिस तरह लोग परेशान हुए, तो मैंने तो ज़्यादातर लोग ये कहते हुए मिले कि हमने पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवा ली, क्योंकि लोगों के सामने आंकड़े हैं। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि जब हम पहली लहर को कवर कर रहे थे और पहली लहर के दौरान हमने देखा था कि जो हेल्थ वर्कर हैं वो किस कदर प्रभावित हो रहे थे, किस कदर डॉक्टरों को कोरोना हो रहा था, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना हो रहा था। लेकिन इस दूसरी लहर में पूरे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और हेल्थ वर्कर हैं जिनको पहले फेज में ही वैक्सीन लगा दी गई थी और उनको इस बार के कोरोना का असर कितना कम पड़ा, तो जाहिर तौर पर उन लोगों के मन में एक इस बात का मलाल था, कई लोगों के मन में जो कि जिनका उम्र का जो दायरा था कि 45 प्लस थे और कोई कोमोर्बिडिटी थी, या पहले जो हेल्थ वर्कर या फ्रंट लाइन वर्कर अगर कोई चूक गया था, वैक्सीन नहीं लगा पाया था, तो उसके मन में मलाल ही था। लेकिन अभी हर्षित जो एक बार मैं आगे बात करता हूँ क्योंकि इनका OTP भी आ गया और ये तो एक एक करके लगातार, मुझे लगता है ये तो आप चौथा रजिस्ट्रेशन है आपका ये। जी, मैं पूरे अपने साथ के 3 लोगों का और रजिस्ट्रेशन कर दिया है और बड़ी आसानी से बिना कोई परेशानी के रजिस्ट्रेशन आराम से हो गया, बिना कोई दिक्कत के, और मुझे स्लिप भी मिल गई है कि मैं जाके वैक्सीन लगवा सकता हूँ। अच्छा, आपने अपना सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद अपने साथ के 3 लोग और जोड़ दिए इसमें, जो ऐड मेंबर का जो आपके पास चॉइस थी? जी, मैंने मेरा किया, फिर मैंने अपनी बहन का और अपने साथ 2 लोगों का और कर दिया। अच्छा, ये बताइए, जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो इसमें आपकी जो चॉइसेस हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो चॉइसेस बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो अभी आपकी चॉइस लिमिटेड थी या आपकी पसंद की चीज़ आपको मिल गई? मुझे मेरी पसंद की चीज़ मिल गई। मतलब जैसे मुझे JP हॉस्पिटल चाहिए था और 1 तारीख को मुझे वैक्सीन चाहिए थी, तो मुझे आसानी से मिल गई है। और 4 लोगों का मैंने उसी एक साथ करवा दिया। और टाइम शेड्यूल भी आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप 9 से 11 बजे से 2 बजे से आप जिस शेड्यूल में चाहे उस शेड्यूल में आपको आसानी से मिल जाएगा। आपने कौन सा टाइम शेड्यूल ऑप्ट किया है? मैंने सुबह 9 से 11 बजे वाला। अच्छा, आपको इस बात का डर नहीं कि उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, आप जैसे अति उत्साही लोग तो बिल्कुल उसी समय सब एक साथ पहुंच जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो अब देखा जाएगा, पता चलेगा। तो एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा कि जैसे आपने पूरी प्रक्रिया जो अपनाई, हमारे कई दर्शक देख रहे हैं कि एक रहता है कि ऑनलाइन करेंगे आसानी से होगा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो 44 तक 18 से 44 का जो पूरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन लगेगी, तो एक बार आप पूरी प्रक्रिया को हमें समझाएंगे? जी, आपको क्या करना है कि जो कोविन साइट है उस पर जाके आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, उस पर आपको फिर OTP प्राप्त होगा। OTP आने के बाद आपका जो आपके पास जो ID प्रूफ है उसे आप करके, आपका नाम डाल के, आपका ID प्रूफ करके आप अपनी ID बना के, फिर आपको जिस हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाना है, आपके पास अपने एरिया का या अपने आसपास जो भी हॉस्पिटल आप चाहते हैं, तो उस पर आप अपना शेड्यूल कर दीजिए, आपको फिर अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाएगी। और कोई परेशानी नहीं, बस इतना है, आप शेड्यूल चूज़ करके
आपके पास मोबाइल नंबर पे स्लिप आ जाएगी। मतलब आपकी नज़र में एकदम आसान प्रक्रिया है। बहुत आसानी से, मतलब मुझे 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगा होगा। देखिए प्रीति, 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करने में इनको सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगा। ठीक 4 बजे हर्षित शुरू हुए थे और 5 मिनट के बाद इनके पास पूरे 4 लोगों का, अपनी बहन का, अपने परिवार के 4 लोगों का ये रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 1 तारीख इनको मिल चुकी है, इनके घर के पास के एक अस्पताल में इनका शेड्यूल हो चुका है और 9 से 11 के शेड्यूल में इनको। अच्छा मनोज, एक बात का और जवाब दीजिएगा कि एक आदमी रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो कुल मिलाकर अपने साथ 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जैसे लेकिन उन्होंने सुबह का वक्त लिया 9 से 11 बजे के बीच का। क्या बाकी जो लोगों का अपॉइंटमेंट है वैक्सीनेशन का वो डिफर कर सकता है या टाइम शेड्यूल एक ही होगा? नहीं, टाइम शेड्यूल इसमें, ये टाइम शेड्यूल को लेके हमारा एक बार फिर से सवाल है। आप टाइम शेड्यूल खोलेंगे, टोटल कितने टाइम शेड्यूल हैं? ये मेरे पास 4 शेड्यूल अवेलेबल थे, जैसे मैं अपने एरिया का करके बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, जैसे ये अपने एरिया में जा रहे हैं तो इनके पास जो टाइम शेड्यूल है उनके इलाके में अलग अलग टाइम शेड्यूल है इन्होंने। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस बनाएगी कोरोना अस्पताल और ये अस्पताल बनाया जाएगा गुजरात के जामनगर में। और इसको लेकर लगातार जिस तरह से 1000 बेड का अस्पताल बनाने की तैयारी रिलायंस कर रहा है, रिलायंस लगातार कोरोना महामारी के दौर में हर संभव मदद उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो इस मौजूदा वक्त में बहुत परेशान है। जामनगर में अस्पताल बनाने की तैयारी और 1000 बेड का ये अस्पताल बनाया जाएगा और इस बेड को बनाए जाने को लेकर जो तेजी से काम शुरू हो चुका है, हमारे साथ हमारे सहयोगी जनक जुड़ रहे हैं। जनक, ये कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए प्रीति, अभी गुजरात सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से बातचीत की और खासतौर पर सौराष्ट्र में फिलहाल कोरोना का संक्रमण ज्यादा है और इसमें जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज है और वहां पर अगर 1000 बेड का अस्पताल बनता है तो लोगों को काफी मदद मिलेगी। और उसके बाद रिलायंस ने इसमें हामी भरी और अब जो दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि अगले जिस तरीके से अगले रविवार तक 400 बेड का अस्पताल बनकर तैयार होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी रफ्तार तेजी से ये अस्पताल बनाई जाएगी। और वहां पर 1000 बेड का अस्पताल होगा जिसमें वेंटिलेटर्स के साथ आईसीयू यूनिट्स भी होंगे और ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि इन दिनों ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर काफी चीजें सामने आती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी हर बेड पर मिल पाए ये भी इसमें जरूरत होगी। तो ऐसे में 1000 बेड का अस्पताल अगले 15 दिन में बनाकर की तैयारी बताई जा रही है। जी जनक, शुक्रिया।